हेलो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाइनल जीएसटी का चैप्टर जॉब वर्क। बेसिकली ये पूरे वीडियो में हम सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू सारे क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। हम पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसके आंसर को भी रीड करेंगे और आंसर को समझेंगे। इसके थ्रू क्या होगा कि जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चन जब हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं इस चैप्टर के जॉब वर्क के, वो सारे इम्पोर्टेंट एरियाज को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और हमारा जो डिस्कशन होगा वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रह पाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आप लोग भी स्टडी मटेरियल खोल सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको आईसीएआई की साइट पर मिल जाएगा और सबसे पहले हम खोल रहे हैं जॉब वर्क का चैप्टर। चलिए देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन खोल लिया है और चलिए ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जॉब वर्क चैप्टर है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस can the principal directly supply goods from the premise of job worker without declaring the premise of job worker as his additional place of business? तो सवाल ने हमसे पूछा है कि वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टली अपने गुड्स को सप्लाई कर सकता है जॉब वर्क के प्रीमाइस से, बिना जॉब वर्क के प्रीमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किए। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, the goods can be supplied directly from the place of business of job worker without declaring it as additional place of business in two circumstances। तो दो ऐसे सर्कमस्टेंस है जहां पे प्रिंसिपल डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से माल सप्लाई कर सकता है, माल को बेच सकता है बिना जॉब वर्क के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किए। तो वो दो सर्कमस्टेंस हैं। पहला, वेयर द जॉब वर्कर इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अगर जॉब वर्कर खुद ही रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है। और दूसरी सिचुएशन है, वेयर द प्रिंसिपल इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो दो ऐसे सर्कमस्टेंस है जहां पे प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टली अपने गुड्स को जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर सकता है बिना जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किए। पहला क्या सर्कमस्टेंस है? पहला, अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, मतलब जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है। दूसरा, यदि अगर जो सप्लाई है वो नोटिफाइड गुड्स का है, जो गुड्स नोटिफाई किया है कमिश्नर ने उस गुड्स का सप्लाई है। तो ये दो ऐसे केस हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस है जहां पे प्रिंसिपल डायरेक्टली अपने गुड्स को सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर के प्रीमाइस से बिना जॉब वर्कर के प्रीमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताए। तो दो सर्कमस्टेंस क्या थे? पहला था यदि अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है। दूसरा था अगर जो सप्लाई हो रहा है वो नोटिफाइड गुड्स का हो रहा है। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, what happens when the input or capital goods are not received back or supplied from the place of business of job worker within the prescribed time limit? क्या होगा अगर इनपुट या कैपिटल गुड्स आपको वापस नहीं मिले या सप्लाई नहीं हुए जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस से विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट? तो क्या होगा, ये आपका सवाल है।
तो बेसिकली आपको इतना तो पता ही होगा कि यदि अगर कोई भी इनपुट जॉब वर्कर के पास जाता है तो वो इनपुट 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। 1 साल कहां से देखेंगे? यदि अगर डायरेक्टली वेंडर के बिजनेस प्लेस से जॉब वर्कर के पास गया है, डायरेक्टली मतलब प्रिंसिपल के प्लेस में नहीं आया वो, तो जिस दिन रिसिप्ट हुआ जॉब वर्कर को वहां से 1 साल गिनेंगे या 3 साल गिनेंगे कैपिटल गुड्स के लिए। और अगर वो गुड्स पहले जो है प्रिंसिपल के प्लेस में आया था और प्रिंसिपल के प्लेस से वो भेजा गया है जॉब वर्कर के पास, तो ऐसे केस में 1 साल और 3 साल का समय अपन देखेंगे जिस दिन वो गुड्स भेजा गया है वहां से। ये माइन्यूट पॉइंट है, बारीक पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सवाल पूछा गया है कि क्या होगा यदि अगर इनपुट या कैपिटल गुड्स वापस नहीं आया और ना ही सप्लाई हुआ है जॉब वर्कर के प्लेस से विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, क्या होगा देखते हैं। तो आईसीएआई आंसर इसका लिखता है, if the input or capital goods are not received back by principal or are not supplied from the place of business of job worker within the prescribed time limit, it would be deemed that such input or capital goods had been supplied by principal to job worker on the day when the said input or capital goods were sent out by the principal, or on the date of receipt by the job worker where the input or capital goods were sent directly to the place of business of job worker. Thus, the principal would be liable to pay tax accordingly along with interest. Further, if job worker is registered when the processed goods are sent back by it to the principal, the same shall also be considered as supply over and above the charges of job worker. तो इसने बोला यदि अगर वो इनपुट और कैपिटल गुड्स टाइम लिमिट के अंदर वापस नहीं आता है, टाइम लिमिट मैंने बताया था 1 साल इनपुट के लिए, 3 साल कैपिटल गुड्स के लिए। कहां से देखेंगे टाइम लिमिट? अगर डायरेक्टली भेजा गया है, वेंडर के पास से डायरेक्टली भेजा गया है जॉब वर्कर को, तो टाइम लिमिट हम देखेंगे जिस दिन रिसिप्ट हुआ है जॉब वर्कर को। और अगर प्रिंसिपल की प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजा गया है तो जिस दिन भेजा गया है वहां से 1 साल और 3 साल देखेंगे। तो ये तो टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट के अंदर इनपुट या कैपिटल गुड्स वापस नहीं आया, क्या होगा? तो हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। हम डीम कर लेंगे कि ये गुड्स प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दिया था जॉब वर्कर को। किस दिन सप्लाई किया था? अगर प्रिंसिपल के प्लेस ऑफ बिजनेस से गया है तो जिस दिन भेजा, और अगर डायरेक्टली वेंडर के पास से गया है जॉब वर्कर को तो जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ उस दिन हम मान लेंगे, उस दिन का डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। प्रिंसिपल को डीम्ड सप्लाई में टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मान लो कि टाइम लिमिट के बाद जब जॉब वर्कर वापस करता है ये गुड्स को, तो हम उसे सेपरेट सप्लाई मानेंगे कि जॉब वर्कर ने सेपरेटली सप्लाई किया। जॉब वर्क सर्विस तो दिया उसने, साथ में गुड्स और कैपिटल गुड्स जब वो भेजेगा, इनपुट और कैपिटल गुड्स, तो हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे। एक बार हमने डीम सप्लाई मान लिया कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा है, सप्लाई किया है, अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में वापस नहीं आया तो ये हमने सप्लाई मान लिया, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई किया। अब अगर बाद में जॉब वर्कर भी तो कभी वापस करेगा ना, 1 साल के बाद इनपुट में, 3 साल के बाद कैपिटल गुड्स में, कभी तो वापस सप्लाई करेगा। अगर वापस सप्लाई करेगा तो हम इसको फिर सेपरेट सप्लाई मानेंगे कि सेपरेटली अलग से बाद में जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया। ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस आंसर को। ये आंसर ऐसा कह रहा है कि यदि अगर प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इनपुट या कैपिटल गुड्स वापस नहीं आता है तो हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दिया है वो गुड्स या वो कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को, और अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो बैक डेट से हम देख रहे हैं ना, जिस दिन भेजा था उस दिन सप्लाई काउंट कर रहे हैं ना। और डीमिंग कब कर रहे हैं? डीमिंग 1 साल या 3 साल के बाद कर रहे हैं। तो जिस दिन का हम डीम सप्लाई ले रहे हैं उस डेट से लेके आज तक का इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा ना, तो इंटरेस्ट भी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्कर? तो जॉब वर्कर से रिलेटेड अकाउंट्स बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज कंप्लीटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It is completely the responsibility of the principal to maintain proper accounts of job work related input and capital goods. तो क्लियर हो गया आपको?
जॉब वर्क से रिलेटेड अकाउंट मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रिंसिपल की। इट इज कंप्लीटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ जॉब वर्क रिलेटेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो। जेनी इंजीनियर हैड अ मोल्ड डिलीवर्ड डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर। तो जेनी इंजीनियर ने क्या किया है? एक मोल्ड जो है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को डिलीवर करा दिया फ्रॉम द सप्लायर फॉर मेकिंग सर्टेन प्रीसियन parts for use in the factory of Jenny engineer. As per agreement, the mold was to remain with the job worker as long as work was being sent to him. After 4 years, a departmental audit team that visited the job worker noticed the mold and traced it to Jenny engineer. GST was demanded from Jenny engineer for taking ITC without receiving the mold, and furthermore for not bringing the mold back after 3 years of delivery to the job worker. How should they respond to this? देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि अगर कोई इनपुट प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा है तो वो इनपुट 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर वापस नहीं आया तो हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने डीम्ड सप्लाई कर दिया था जॉब वर्कर को, ये इनपुट के लिए। और सेम चीज कैपिटल गुड्स के लिए आती है 3 साल का टाइम लिमिट, ये मैंने बताया था। लेकिन अब आपके सवाल ने माउल्ड्स की बात की है, तो बेसिकली माउल्ड्स, जिग्स, फिक्चर, टूल्स, ये एक्सेप्शन होते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल ने माउल्ड्स, जिग्स, टूल्स, फिक्चर दिए है ना, तो उसको वापस लाने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें डीम्ड सप्लाई का प्रोविजन नहीं लगता, ये एक एक्सेप्शन है। देखो मैं बताता हूं। जेनी इंजीनियर शुड रिप्लाई ऑन द फॉलोइंग लाइन। Under section 19 subsection 6, the principal may take ITC on capital goods sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business. तो इसने बोला कि जो प्रिंसिपल है वो आईटीसी ले सकता है कैपिटल गुड्स पे जो उसने जॉब वर्कर को भेजा है, डायरेक्टली भेजा है, मतलब अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में लाए बिना ही डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजा है, तो आईटीसी ले सकता है। ये बात तो ठीक है। आगे है, द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क शुड आइदर बी रिटर्न टू प्रिंसिपल और मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइस विद इन 3 years, extendable by another 2 years from sending them to the job worker, or directly received by the job worker from the supplier. If the above timelines are not met, it is deemed that the capital goods were supplied by principal to job worker. In other words, tax will be payable on them on the day they were sent out to the job worker. However, subsection 7 of section 19 provide that the time limit of 3 years in subsection 6 for bringing back the capital goods from the job worker does not apply to mold. देखो mold पर ये वाला प्रोविजन लगता नहीं है, मैंने बोला ना mold पे नहीं लगेगा। Accordingly, Jenny engineer have correctly availed the ITC. Jenny engineer ने correctly avail किया है ITC in respect of the mold delivered to their job worker and not bought back even after completion of 4 years. तो ITC भी मिलेगा और कोई डीम्ड प्रोविजन नहीं लगेगा सप्लाई का। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक पाइप फॉर अदर सप्लायर ऑन जॉब वर्क बेसिस। ठीक है। ऑन 10 जनवरी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेंट प्लास्टिक वॉल्ट वर्थ 4 lakh and mold worth 50,000 free of cost to Sudama Industries Limited to make plastic pipe. Sudama Industries Limited also used its own raw material, a special type of lamination material for coating the pipes worth 1 lakh in the manufacture of pipe. It raised an invoice of 2 lakh as job charges for making pipe and returned the manufactured pipe through delivery challan to Plasto manufacturer on 20 October in the same financial year. The same quality and quantity of plastic pipe as was made for Plasto manufacturer were made by Sudama Industries Limited from its own raw material and sold to Solid Pipe, registered in Jammu Kashmir for 7.5 lakh on 20th October. Examine the scenario and offer your views on the following issues with reference to the provisions relating to job work under the GST law. तो आपको फॉलोइंग आंसर्स देना है। पहला सवाल है
Is there any difference between the manufacture of plastic pipe by Sudama Industries for plasto manufacturer and for solid pipe? तो क्या कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है। एक के लिए ये जॉब वर्क का काम कर रहा है क्योंकि मटेरियल प्रिंसिपल ने दिया है, एक के लिए तो जॉब वर्क का काम कर रहा है, और दूसरे के लिए ये डायरेक्ट सप्लाई सेल कर रहा है। तो एक को तो सर्विस दे रहा है, जॉब वर्क एक सर्विस है, और दूसरे को सीधा सीधा गुड्स का सेल हो रहा है, तो अंतर तो है ही। तो सवाल नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों में डिफरेंस है। फॉर्मली पढ़ लो इस आंसर को। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस या प्रोसेस undertaken by a person on goods belonging to another registered person, and expression job worker shall be construed accordingly. The registered person on whose goods, input or capital goods, job work is performed is called the principal. जिसके गुड्स पर काम हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है जिसके गुड्स पे, वो होता है प्रिंसिपल, और जो व्यक्ति ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है वो होता है जॉब वर्कर। Thus, the job worker is expected to work on the goods sent by the principal. Therefore, when the goods are manufactured by Sudama Industries Limited for plasto manufacturer, it is job work as the process is undertaken on input. तो ये job work है. Plastic and mold supplied by principal plasto manufacturer. However, when goods are manufactured for solid pipe, it is manufactured by Sudama Industries Limited on own account, as the pipe are manufactured from their own raw material. Further processing or treatment on job work basis is supply of service in terms of para 3 of schedule 2 of CGST Act, and manufacture and selling of pipe on own account is supply of goods. तो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स है। चलो क्वेश्चन 2 क्या बोला है इसका? Whether Sudama Industries can use its own material even when it is manufacturing the plastic pipe on job work basis. क्या जॉब वर्कर जब ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है प्रिंसिपल के गुड्स पे, तो क्या वो खुद का रॉ मटेरियल यूज कर सकता है? थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स कर सकता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यदि अगर कोई जॉब वर्कर कोई किसी के गुड्स में कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल वो अपना भी तो लगा सकता है ना। कुछ कुछ मटेरियल इनपुट हो सकते हैं जो वो अपना यूज करे, ऑफ कोर्स यूज कर सकता है। देखो आंसर, इट हैज बीन क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाई किया गया है सर्कुलर के द्वारा। क्या सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया? कि द जॉब वर्कर इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने जो गुड्स भेजा है उसके एडिशन में, कैन यूज हिज ओन गुड्स, अपना खुद का गुड्स यूज कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, whether sending the plastic and molds to Sudama Industries Limited by plasto manufacturer is a supply and taxable invoice need to be issued for the same. फिर से सवाल को देखो, whether sending the plastic and molds to Sudama Industries Limited by plasto manufacturer is supply, क्या ये सप्लाई होगा? प्रिंसिपल ने अपना गुड्स भेजा है जॉब वर्कर को, क्या ये सप्लाई होगा? बिल्कुल सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई थोड़ी है ये, उसने तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए भेजा है ना, तो सप्लाई थोड़ी होगा, नहीं होगा। एंड टैक्सेबल इनवॉइस नीड टू बी इशूड, जब सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल इनवॉइस क्यों इशू होगा? बिल्कुल इशू नहीं होगा। आंसर देखो, सेक्शन 143 प्रोवाइड दैट द रजिस्टर्ड principal may without payment of tax send input or capital goods to a job worker for job work. Subsequently, on completion of job work, the principal shall either bring back the goods to his place of business or supply, including export the same directly from the place of business, a premise of the job worker within 1 year in case of input and within 3 years in case of capital goods, except mold and dies, jigs and fixture or tool. Thus, the provision relating to return of goods is not applicable in case of molds, dies, jigs, fixture, and tool. If the time frame of 1 year, 3 years for bringing back or further supplying the input capital goods is not adhered to, the activity of sending the goods for job work shall be deemed to be a supply by the principal on the day when the said input or capital goods were sent out by him. Thus, essentially, sending goods for job work is not a supply as such, but it acquires the character of supply only when input or capital goods sent for job work are neither received back by the principal nor supplied further by the principal from the place of business premise of the job worker within 1 year or 3 years of being sent out. Therefore, the activity of sending of plastic and mold by plasto manufacturer to Sudama Industries job worker is not supply as the manufactured pipe are received back within the stipulated time, and provisions relating to return of goods are not applicable in case of mold.
Rule 45 provides that the input semi-finished goods or capital goods being sent for job work shall be sent under the cover of delivery challan issued by the principal. तो जब भेजेगा ना प्रिंसिपल जॉब वर्कर को, जब अपना वो इनपुट या कैपिटल गुड्स भेजेगा तो इनवॉइस तो नहीं इशू करेगा, लेकिन डिलीवरी चलान के साथ भेजेगा। ये लिखा है ना, रूल 45 ऐसा बोलता है, नोट करो, अंडरलाइन करो। रूल 45 प्रोवाइड्स दैट इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स बीइंग सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी सेंट अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चलान इशूड बाय द प्रिंसिपल। डिलीवरी चलान के साथ भेजा जाएगा। देयरफॉर देखो क्या बोलता है, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर नीड नॉट इशू अ टैक्सेबल इनवॉइस। प्लास्टो मैन्युफैक्चरर को कोई टैक्सेबल इनवॉइस इशू करने की आवश्यकता नहीं है फॉर सेंडिंग द इनपुट टू सुदामा इंडस्ट्रीज, बट शुड सेंड द इनपुट अंडर द कवर ऑफ चालान। लेकिन चालान के साथ भेजेगा, डिलीवरी चालान के साथ वो भेजेगा। क्वेश्चन 4 पढ़ लो। वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक एंड मोल्ड सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर इन इट्स जॉब चार्जेस। सुदामा इंडस्ट्रीज कौन है? जॉब वर्कर है ना यहाँ। तो क्या सुदामा इंडस्ट्रीज को, वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक एंड मोल्ड्स सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर इन इट्स जॉब चार्जेस। सवाल को समझो। प्लास्टो मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल है, इसने क्या भेजा था? प्लास्टिक और मोल्ड्स भेजा था, जॉब वर्कर को भेजा था। तो क्या जॉब वर्कर प्लास्टिक और ये मोल्ड की जो वैल्यू है उसको जॉब वर्क के वैल्यू में इंक्लूड करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? ये तो इसका गुड्स है ना, इसी गुड्स पे तो एक्टिविटी हो रही है ना। तो जॉब वर्कर, तो जो जॉब वर्कर अपने जो पैसे लेगा, चार्जेस लेगा, वो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आया है तो इसको थोड़ी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेगा। हालांकि वो एक बात अलग है, जो सेक्शन 15 में अपन पढ़ते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 15 बोलता है ना कि अगर बायर ने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कोई गुड्स, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानना है। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब वर्कर सर्विस का सप्लाई कर रहा है। देखो आंसर पढ़ लो फॉर्मल। एज पर सेक्शन 15(2)(b) में ऐसा होता है। एज पर सेक्शन 15(2)(b), any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by recipient of the supply and not included in price actually paid or payable for the goods or service, or both, is included in the value of supply. However, Sudama Industries Limited should not include the value of free of cost plastic and molds supplied by plasto manufacturer in its job charges, as Sudama Industries Limited is manufacturing the plastic pipe on job work basis. The scope of supply of Sudama Industries Limited is to manufacture plastic pipe from the raw material supplied by plasto manufacturer. Thus, at no point of time was Sudama Industries Limited, supplier of job work service, is liable to pay for raw material, and therefore the value thereof should not be included in its job charges, even though the same has been incurred by plasto manufacturer, recipient of जॉब वर्क सर्विस। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल ने अपने गुड्स भेजे हैं उसके गुड्स की कीमत को कोई जॉब वर्कर अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट थोड़ी बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 आपसे पूछता है, आलोक प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, सेंट स्टील कैबिनेट वर्थ 50 लाख। तो 50 लाख का इसने स्टील कैबिनेट दिया है डिलीवरी चालान में, अंडर डिलीवरी चालान टू मेसर्स प्रेम टूल्स को भेजा है, जॉब वर्कर को भेजा है 50 लाख का स्टील कैबिनेट। क्यों भेजा है? फॉर जॉब वर्क ऑन 28 जनवरी को भेजा था। द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑन अ मेटल फ्रेम एंड सेंडिंग द mounted panel back to Alok Private Limited. The metal frame is to be supplied by Prem Tools. Messrs Prem Tool has agreed to a consideration of 5 lakh for the entire mounting activity, including the supply of metal frame. During the course of mounting activity, metal waste is generated, which is sold by Messrs Prem Tool for 45,000. Messrs Prem Tool sent the steel cabinet mounted on the metal frame to Alok Private Limited on 3rd December in the same financial year. तो 3rd दिसंबर को वापस आ गया। 28 जनवरी को भेजा था, 3 दिसंबर को वापस आ गया, 1 साल के अंदर वापस आ गया। एज्यूम करो जीएसटी की रेट मेटल फ्रेम पे 28% है
मेटल वेस्ट पे 12% है, और सर्विस का जो रेट है जीएसटी का वो 18% है। आपको जीएसटी लायबिलिटी निकालना है मेसर्स प्रेम टूल्स की। ऑल्सो गिव रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजिंग of the value of cabinet in the job charges for the purpose of payment of GST by Messrs Prem Tools। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या कहता है क्वेश्चन 6 का? एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस जो किसी और व्यक्ति के गुड्स पर की जाती है उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इज सब्जेक्ट टू जीएसटी रेट, और उस पर जीएसटी लगता है। अब इस सवाल में क्या हुआ? इन द गिवन केस मेसर्स प्रेम टूल्स जॉब वर्कर है, वो प्रोसेस अंडरटेक कर रहा है, प्रोसेस ऑफ माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑफ आलोक प्राइवेट लिमिटेड on metal frame. In view of para 3 of schedule 2 of CGST act cited above, the mounting activity classifies as a service even though the metal frame are also supplied as a part of mounting activity. Accordingly, job charges will be chargeable to GST at the rate of 18%, which is applicable rate for service. Further, the value of steel cabinet will not be included in the value of taxable supply made by Messrs Prem Tools, as the supply of cabinet does not fall within the scope of supply to be made by Prem Tool. Prem Tool is only required to mount the steel cabinet, which are to be supplied by Alok Private Limited on metal frame, which are to be supplied by it. तो प्रेम टूल जो अपने जॉब चार्जेस ले रहा है ना, केवल उस पर जीएसटी का रेट लगेगा 18% से, जो सर्विस का रेट है, क्योंकि जॉब वर्क एक सर्विस है। अब एक जो वेस्ट जनरेट हुआ था वो भी बेच दिया था जॉब वर्कर ने, उसका क्या होगा देखो। एज रिगार्ड सेल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब वर्क, जो वेस्ट जनरेट हुआ था, सिंस मेसर्स प्रेम टूल इज रजिस्टर्ड, क्योंकि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, the tax liable on supply will have to be paid by it in terms of section 143(5). Such supply will be treated as supply of goods subject to GST rate applicable for metal waste. Accordingly, GST liability of Messrs Prem Tool will be computed as under। अब प्रेम टूल्स की लाइबिलिटी देखो, एक तो इसने जॉब चार्जेस लिए 5 लाख के, उस पर 18% जीएसटी लग गया 90,000 का। दूसरा, इसने मेटल वेस्ट बेचा है 45,000 का, तो उस पर गुड्स की रेट है 12%, वो लग गई 5400, उस पर जीएसटी लग गया, तो टोटल 95,400 का इसका जीएसटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 7 8। हाँ, 7 और 8 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जॉब वर्क चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट। हालांकि 7 और 8 में रिपीटेड ही पॉइंट्स आएंगे, देखो मैं बताता हूं। क्वेश्चन 7 पढ़ो ध्यान से। बेदी मैन्युफैक्चरर अ रजिस्टर्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट इट्स सप्लायर टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइज। तो बेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने सप्लायर को बोला कि भैया कैपिटल गुड्स डायरेक्टली राजेश एंटरप्राइज को भेज, तो कर सकता है, कोई भी कैपिटल गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को हम भेज सकते हैं और आईटीसी भी ले सकते हैं। तो वही किया, बेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने सप्लायर को बोला कि कैपिटल गुड्स को भेज दे राजेश एंटरप्राइज को, जॉब वर्कर को, ठीक है, आउटसाइड इट्स फैक्ट्री प्रीमाइस फॉर कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑन द गुड्स। तो गुड्स वर सेंट बाई सप्लायर ऑन 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को भेजा। अब यहाँ पे डायरेक्टली गुड्स भेजा जा रहा है जॉब वर्कर को, कैपिटल गुड्स, तो 3 साल का टाइम कहाँ से देखेंगे? जिस दिन रिसिप्ट हुआ। रिसीव कब हुआ है जॉब वर्कर को? देखो 15 अप्रैल को रिसीव हुआ, ठीक है। राजेश एंटरप्राइज कैरिड आउट द जॉब वर्क but did not return the capital goods to its principal, Bedi manufacturer. Discuss whether Bedi manufacturer are eligible to retain ITC availed by them on capital goods. तो इनिशियली तो वो ITC ले सकता है। What action under GST Act is required to be taken by Bedi enterprise, Bedi manufacturer? तो बेदी मैन्युफैक्चरर को क्या एक्शन लेना पड़ेगा? तो वो आईटीसी तो क्लेम कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, भले ही वो डायरेक्टली कैपिटल गुड्स भेजा गया था जॉब वर्कर को, आईटीसी तो ले लेगा प्रिंसिपल। अब 3 साल के अंदर वापस नहीं आया, क्या होगा? डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। किस दिन का डीम्ड सप्लाई मानेंगे? जिस दिन रिसीव हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल गुड्स भेजा गया है ना, सप्लायर के पास से डायरेक्टली भेज दिया जॉब वर्कर को, तो 3 साल कहाँ से गिनेंगे? जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ, यहां से 3 साल गिनेंगे ना।
ठीक है, और जिस दिन रिसीव हुआ उसी डेट का डीम्ड सप्लाई मानेंगे, उसी डेट का डीम्ड सप्लाई मानेंगे। देखो आंसर पढ़ो। As per section 19 subsection 5, the principal is entitled to take ITC of capital goods sent for job work, even if the said goods are directly sent to job worker. Further, section 19 subsection 6 stipulates that where capital goods sent directly to a job worker are not received back by the principal within a period of 3 years of the date of receipt of capital goods by the job worker. रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द जॉब वर्कर, जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ वहां से 3 साल में वापस नहीं आया। इट शैल बी डीम्ड दैट सच कैपिटल गुड्स हैड बीन सप्लाइड बाय प्रिंसिपल, तो हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने इस कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया था, जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिया था। किस दिन सप्लाई किया था? ऑन द डे व्हेन द सेड कैपिटल गुड्स वर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर, जिस दिन उसे रिसीव हुए ना उस दिन का हम इसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, बेदी मैन्युफैक्चरर आर एलिजिबल टू रिटेन द आईटीसी अवेल्ड बाय देम ऑन कैपिटल गुड्स, तो आईटीसी तो अवेल कर लेगा ये। हाउएवर इफ द कैपिटल गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड बाय राजेश एंटरप्राइज विद इन 3 ईयर फ्रॉम 15 अप्रैल, 15 अप्रैल मैंने बताया था ना जॉब वर्कर को रिसीव हुआ है, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय जॉब वर्कर, वहां से 3 साल में वापस नहीं आया। इट शैल बी डीम्ड दैट सच कैपिटल गुड्स हैड बीन सप्लाइड बाय बेदी मैन्युफैक्चरर टू राजेश एंटरप्राइज ऑन 15 अप्रैल, तो डीम कर लेंगे कि बेदी मैन्युफैक्चरर ने राजेश एंटरप्राइज को सप्लाई किया है 15 अप्रैल के दिन। एंड बेदी मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल टू पे टैक्स, टैक्स तो लगेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लगेगा। हाउएवर देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ माउल्ड, लेकिन माउल्ड, डाइस, जिग्स एंड फिक्चर और टूल्स जो भेजे हैं जॉब वर्कर को, इसके लिए टाइम लिमिट नहीं लगती, इसको आप डीम्ड सप्लाई नहीं मानोगे, ये एक्सेप्शन है। हाउएवर इफ राजेश एंटरप्राइज डज नॉट रिटर्न द jigs, however if Rajesh Enterprise does not return the jigs and fixture to Bedi manufacturer, it shall not be considered as supply of jigs and fixtures to Rajesh Enterprise by Bedi manufacturer. In this case also Bedi manufacturer will be eligible to retain the ITC availed by them. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 8। Nandeshwar manufacturers, a registered person, sent certain category of yarn for processing to the job worker in January. The job worker undertake the processing work on the yarn as per the requirement of Nandeshwar manufacturers. During the process, the job worker use his own material. Job worker ने खुद के मटेरियल का इस्तेमाल किया है प्रोसेस में, कर सकता है वो, क्योंकि सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया गया था। ठीक है, the processed yarn is sold by Nandeshwar manufacturer directly from the job worker premise in the month of March. तो ये जो प्रोसेस्ड yarn है वो जॉब वर्कर के प्लेस से ही बेच दिया गया, सप्लाई कर दिया गया। The balance quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to Nandeshwar manufacturer in April. अब बैलेंस जो मटेरियल था वो वापस कर दिया। The accountant of job worker is of opinion that since the job worker is using his own material for also in the processing, the supply being made by it to Nandeshwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as service. Do you agree with the opinion of the accountant of job worker? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हमने अभी ऊपर के कितने सारे क्वेश्चन में समझ लिया है, ये पढ़ लिया है कि जो जॉब वर्कर है वो जब अपना जॉब वर्क परफॉर्म करेगा प्रिंसिपल के गुड्स पे, तो जॉब वर्क की सर्विस देते समय वो अपना भी कुछ मटेरियल यूज कर सकता है, पर हम उसको सेपरेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस का ही पार्ट मानेंगे, जॉब वर्कर की ही जो सप्लाई ऑफ सर्विस है उसका ही पार्ट मानेंगे, क्योंकि वो जो जॉब वर्क के लिए पैसे ले रहा है, जो चार्जेस ले रहा है, उस पे वो कहीं ना कहीं उस मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर लेगा। चलो आंसर देखो, फॉर्मल आंसर क्या लिखते हैं। No, the opinion of accountant of the job worker is not correct. Section 7(1)(a) provides that when certain activity or transaction constitute a supply in accordance with the provision of 7(1), they shall be treated either as supply of goods or supply of service as referred to in Schedule 2. Any processing activity carried on any other person's goods is treated as supply of service in terms of Schedule 2. Circular has also clarified that the job worker in addition to the goods, job worker in addition to the goods received from the principal
can use his own goods for providing the services of job work. These goods are not supply per se, but are being used in the processing activity carried out by it. Thus, the activity undertaken by job worker in the given case squarely falls within the preview of Schedule 2 and shall be considered as supply of service by the job worker to Nandeshwar manufacturer. तो हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे कि जॉब वर्कर ने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने ये पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, मॉड्यूल जो इनका है, और इसके थ्रू हमने जॉब वर्क के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो एग्जाम ओरिएंटेड था ये पूरा वीडियो। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के कुछ समय पहले या 3 महीने पहले भी अगर इसको आप 2-3 बार रिफर कर लेंगे ना, आपको जॉब वर्क में और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब वर्क के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हुए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और जो चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में नहीं थी वो मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया, अच्छे से बोल के बता दिया। तो आप इस वीडियो को देखिए, और ऐसे और भी वीडियोस हम डालेंगे जीएसटी से रिलेटेड, जिससे पूरा का पूरा जीएसटी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर हो जाए। थैंक यू।